दोस्तों नमस्कार। बुक वर्ल्ड प्रोग्राम कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। बुक वर्ल्ड कार्यक्रम का ये विशेष अंक लेकर मैं उपस्थित हूँ आपके साथ, आपका दोस्त आरजे पुनीत। और हमने सोचा दोस्तों कि बुक वर्ल्ड जो आपके लिए अंग्रेजी पुस्तकों पर आधारित कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता है, तो क्यों ना इसमें भारतीय साहित्य की झलक भी डाली जाए। हमारे मित्र श्री शैलेंद्र सिंह दुहन ने ये एक प्रयास किया कि रेडियो उड़ान के उन सभी रसिक श्रोताओं से भारतीय साहित्य का परिचय भी कराया जाए जो साहित्य को पढ़ना चाहते हैं, साहित्य को समझना चाहते हैं और साहित्य के मर्म को जानना चाहते हैं। हमारे मित्र हमारे आज के इस कार्यक्रम के विशेष अतिथि, बल्कि आज के नहीं मुझे कहना चाहिए, मैं आपको ये बता दूं कि हर महीने के 2 बुधवार को यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। हर महीने के पहले व तीसरे बुधवार को आप ये कार्यक्रम रेडियो उड़ान पर सुनेंगे। कार्यक्रम का नाम वही बुक वर्ल्ड। प्रस्तुत करूंगा मैं, आपके साथ आपका दोस्त पुनीत, और मेरे साथ उस कार्यक्रम में रहेंगे श्री शैलेंद्र सिंह दुहन। हरियाणा व भारत के प्रख्यात कवि हैं, साहित्यकार हैं, साहित्य के मर्मज्ञ हैं, विद्वान हैं, शिक्षक हैं। मैं शैलेंद्र जी आपका कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और चाहूंगा कि एक बार रसिक श्रोताओं से आप अपना संक्षिप्त परिचय करा दें। शुक्रिया पुनीत जी, आपने रेडियो उड़ान से मुझे जोड़ा और रेडियो उड़ान टीम का भी मैं बहुत शुक्रिया करता हूं कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं हिंदी साहित्य से और प्रादेशिक भाषाओं के साहित्य से शुद्धि श्रोताओं का परिचय करवा सकूं, पाठकों का परिचय करवा सकूं। मैं हिसार के पास एक छोटे से गांव चैनत का रहने वाला हूं और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से एमए, बीएड डिग्री आदि अर्जित किए। नेट जेआरएफ आदि सब वहीं से हुआ और कविता के क्षेत्र में स्टेट लेवल पर 3 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। डेक्लेमेशन, डिबेट आदि में बहुत सारे पार्टिसिपेट किए और 6 टाइम यूनिवर्सिटी कलर जीते और 3-4 टाइम जो है 3 टाइम तो सीएम से सम्मानित हुआ और 4 टाइम जो है गवर्नर से सम्मानित हुआ। अभी ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के तहत जेपीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हिंदी व्याख्याता हूँ। हिंदी साहित्य पढ़ने लिखने में बहुत रुचि है। आजकल कविताएं लिखता हूँ, कहानियाँ लिखता हूँ। एक उपन्यास भी शीघ्र ही प्रकाशित होने वाला है। इतना सा मेरा परिचय है। पिछले दिनों हरियाणा साहित्य अकादमी में भी मुझे काम करने का अवसर मिला। हरियाणा साहित्य अकादमी के अलावा मैंने राजभाषा अधिकारी के पद पर भी कार्य किया है। आप सबकी दुआओं से, आप श्रोताओं के आशीष से लिख रहा हूँ, कविताएं, कहानियाँ आदि सिरज रहा हूँ और आपकी दुआएं बनी रहे, ये अपेक्षा है। आप चाहें तो अपने उपन्यास का नाम भी बता सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि किस प्रकाशन संस्थान से प्रकाशित हो रहा है, ताकि हमारे श्रोताओं को खरीदने में आसानी रहे। वैसे तो ऑनलाइन हर चीज अवेलेबल है, उपलब्ध है, लेकिन पुनीत जी नाम अभी जो है अच्छा, नाम नहीं अनाउंस करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फाइनल टच देना थोड़ा सा बाकी है। ठीक है। पर मैं एक जिक्र जरूर करना चाहूँगा। वो उपन्यास किन्नर और दृष्टिबाधित महिला पर आधारित है। क्या एक यूनिक तरह का कथानक बुनने की कोशिश करी गई है और मुझे आशा है कि श्रोताओं के हृदय तक पहुंचेगा, पाठकों के हृदय तक। चलिए, हम आशा ये भी करते हैं कि आज जिस प्रकार हम एक प्रख्यात हिंदी साहित्यकार व लेखक के उपन्यास पुस्तक पर चर्चा करने वाले हैं, एक समय आएगा जब हम आपके इस उपन्यास पर भी आप ही के माध्यम से इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। हमें इस बात का पूर्ण विश्वास है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और शैलेंद्र जी आपका भी स्वागत। बुक वर्ल्ड कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं प्रख्यात साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास गोदान की। गोदान मुंशी प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास है। मैं कह रहा हूं अंतिम पूर्ण उपन्यास। इसके पश्चात इनका एक और उपन्यास है मंगलसूत्र, जो अधूरा रहा था। तो गोदान के प्रकाशन संस्थान के विषय में पूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं है। अधिकतर स्रोतों का मानना है कि
रत्नाकर ग्रंथालय मुंबई से ये प्रकाशित हुआ था, लेकिन कुछ इसे बनारस से भी प्रकाशित मानते हैं। आजकल चूंकि कॉपीराइट समाप्त हो चुका है तो विभिन्न प्रकाशन संस्थान जैसे राजकमल प्रकाशन, हिंद पॉकेट बुक्स जैसे बहुत से जो प्रकाशन संस्थान है वो इस उपन्यास को प्रकाशित कर रहे हैं। गोदान मुंशी प्रेमचंद जी का एक यथार्थवादी उपन्यास है। आप सभी अक्सर विद्यालयों में और यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में इस उपन्यास को या इसके अंश पढ़ते रहते हैं। इस उपन्यास पर आधारित बहुत सी कहानियां भी आप सुनते व पढ़ते रहते हैं। गुलजार का बहुत प्रसिद्ध धारावाहिक तहरीर उन्होंने एक दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ था, जिसमें गोदान उपन्यास भी फिल्माया गया था। यदि आपने वो धारावाहिक देखा हो तो आपको वो उपन्यास का होरी, वो धनिया, वो सब याद आ जाएंगे। गोदान जो उपन्यास है वो एक किसान के, मुझे ये कहना चाहिए, उसके पूर्ण जीवन की गाथा है, उसके जीवन का महाकाव्य है। एक किसान जो सिर्फ इतना चाहता है कि जब वो मरे तो उसके मरने पर उसका गोदान हो, और उसी गोदान के लिए वो जीवन भर संघर्षरत रहता है। इस उपन्यास में ग्रामीण और शहरीय वातावरण का यथार्थ चित्रण हुआ है, जिस पर अभी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ उपन्यास में जो बहुत से दूसरे प्रसंगों को उठाया गया, जिनमें जातिवाद, धर्म पर आधारित और आपसी पारिवारिक कलह, नागरिक जीवन, ग्रामीण जीवन, शहर की समस्याएं, बहुत सी छोटी छोटी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण विषयों को प्रेमचंद जी ने इस उपन्यास में एक मूर्त रूप, मुझे कहना चाहिए, दिया है। शैलेंद्र जी उपन्यास पर चर्चा आरंभ करते हैं। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, ज्यादा आप बोलेंगे। मैं सबसे पहले तो ये चाहता हूं कि आप थोड़ा सा, क्योंकि बुक वर्ल्ड की ये परंपरा है कि वैसे तो बुक वर्ल्ड में सरल शब्दों में विस्तृत कथानक होता है किसी भी पुस्तक का, तो हम विस्तृत कथानक तो नहीं दे सकते। मैं चाहूंगा आप संक्षिप्त कथा जो है हमारे श्रोताओं के लिए बयान कर दें, इसके बाद पुस्तक पर आगे चर्चा करें। पुनीत जी, आप बता ही चुके हैं कि गोदान उपन्यास दोहरा लेयर्स में चलने वाला उपन्यास है। इसमें गांव की कथा चलती है और शहरों की कथा चलती है। गांव में एक किसान है जिसका नाम होरी है, उसकी पत्नी धनिया है, उसका एक लड़का है गोबर, और रूपा और सोना उसकी बेटी है। उन पर कथा आगे बढ़ती है। किसान बहुत सारे संघर्षों से गुजरता रहता है। वह बेलारी गांव का रहने वाला है। अवध के पास की ये कथा है। अवध के आसपास का क्षेत्र इसमें कवर किया गया है। और ये जो है राजा साहब के, गराय साहब के गांव में जाता है, सिमरिया, और वहीं पे जो है शहरी कथा भी जुड़ती है। उसमें जो मुख्य पात्र हैं वो मेहता साहब है, मालती हैं, खन्ना है, राजा साहब है, तनख्वाह है, गोविंदी है। इस तरह के पात्र, काफ़ी सारे पात्र ऐड हैं। अनेक प्रकार से किसान को शोषित किया जा रहा है। शोषण की अलग अलग लेयर्स उपन्यास में दिखाई जा रही है। कभी उस पर डांड लगा दिया जा रहा है, यानी कि कर लगा दिया जा रहा है। कभी उसको जो है बेमेल विवाह का शिकार बनाना पड़ता है अपने बच्चों को। कभी जो है वो गाय के लिए तरस रहा है, अनेक तरह से उसे स्वार्थ से गुजरना पड़ता है। कभी उसे खुशामदी होना पड़ता है। अनेक प्रकार से कथा इस रूप में गाँव की कथा आगे बढ़ती है। शहरों की कथा, मेहता साहब एक फिलोसोफर हैं और मालती के साथ उसके बहुत प्रकार से संवाद होते हैं, बहुत सारे संवाद होते हैं। उन संवादों में कथा बुनी गई है। और राजा साहब की जो स्थिति बताई गई है, जमींदार का होना, जमींदार की मजबूरियां, जमींदार की जो क्रूरता है वो, जमींदार का शोषण, सारा कुछ उपन्यास में बहुत ज़बरदस्त तरीके से जड़ दिया गया है। एक तरह से ये कहूँ कि मैं उसका कोई उत्तर नहीं है, जो लिख दिया सो लिख दिया, उसका बदलाव ऐसा लगता है कोई है ही नहीं। इसीलिए इस उपन्यास को जो है महाकाव्यात्मक उपन्यास कहा जाता है। और पुनीत जी, लास्ट में जो है होरी की डेथ होती है, और उसकी डेथ भी कोई साधारण डेथ नहीं है। उसकी डेथ अभावों की स्थिति में डेथ है, बेसमय डेथ है, असमय ही मृत्यु होती है उसकी। और मृत्यु होने पर जो गोदान का चित्रण है, उसके लिए मैं श्रोताओं से आग्रह करूँगा, पाठकों से आग्रह करूँगा, वो उस लास्ट संवाद को पढ़ें, जब धनिया 50 पैसे होरी की हथेली पर रख करके अपनी बात कहती है, उस बात को पढ़ें।
उपन्यास निश्चित रूप से आपके हृदय में उतर जाएगा। पूरा उपन्यास वहीं पर उसी संवाद पर समाप्त हो जाता है। जी जी पुनीत जी, ये जो क्लाइमैक्स है अनेक बिंदुओं को खोलता है हमारे सामने। व्यवस्था जो थी उसकी लेयर्स को दिखाता है, एक्चुअल यथार्थ और एक्टिव यथार्थ को दिखाता है। जब पंडित जी कहते हैं कि अब तो इनकी सांसें पूरी होने वाली है, ये मरने वाले हैं, गोदान कर दो, तो धनिया का जो जवाब है, जिसके लिए मैं पढ़ने की बात कह रहा हूँ, ये कह रहा हूँ कि उसको तो पढ़ करके ही महसूस है, मैं इसको हिडन रखूंगा। उसको जब लेखक कहलवाते हैं तो ऐसा लगता है कि लेखक कहलवा नहीं रहे हैं, धनिया स्वयं। धनिया का जो चरित्र है निश्चित रूप से जुझारू महिला का चरित्र है। बेशक वो अपढ़ है, परंतु बहुत बहुत स्वाभिमानी है, स्वावलंबन से जीने की उसमें कुवत है। धनिया का जो चरित्र है वो निश्चित रूप से बहुआयामी, बहु लेयर्स में देखे जाने वाला चरित्र है। उनके अंदर जो जीने की अकूत पावर है और जो समाज की विपरीत परिस्थितियों से संघर्ष करने की जो पावर है, सचमुच वो अपनी सी आदमी है। जी बिल्कुल, ये गोदान की कथा का ताना बाना है जिसे शैलेंद्र जी ने संक्षेप में आपके लिए प्रस्तुत किया है। पूरी कथा सुनने के लिए फिर बुक वर्ल्ड का एक और एडिशन शामिल करना पड़ेगा जिसमें पूरा गोदान आपको सुनाया जाए, लेकिन गोदान उपन्यास बहुत लंबा उपन्यास है, विस्तृत उपन्यास है जी। और 1-1.5 घंटे में अगर हम उसको समेटेंगे तो एक तरह की वो गाइड हेल्प बुक वाली समरी हो जाएगी। जी 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 जी, इसीलिए उपन्यास को हम इस रूप में समराइज ना करें। कोई भी विमर्श जो है पाठकों को उपन्यास की उन लेयर्स तक पहुंचाए जो पढ़ने के लिए पाठक प्रेरित जी। और मैं तो इतना कहूंगा कि उपन्यास इतना लंबा है कि इसे पढ़ते पढ़ते हमारे बुक वर्ल्ड के कई एपिसोड्स गुजर जाएंगे। बहरहाल शैलेंद्र जी ने एक बात कही थोड़ी देर पहले कि ये एक ऐसा उपन्यास है जिसका कोई उत्तर नहीं है। प्रेमचंद जी के जो इससे पहले के उपन्यास देखें, विशेष रूप से सेवा सदन और प्रेमाश्रम जैसे उपन्यास, विशेष रूप से सेवा सदन, उसकी कहानी को अगर हम देखें तो मन में बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं। प्रेमचंद जी ने ये क्यों नहीं करा दिया, ऐसा क्यों करा दिया भाई। तो यदि आपने वो उपन्यास पढ़ा हो, हमारे श्रोताओं ने यदि वो उपन्यास पढ़ा हो, तो उसमें बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने आते हैं कि सुमन को अंत तक सब लोग बाई जी कहते रहे, सुमन को कोठे पर जाना पड़ा, जब उसने सब छोड़ भी दिया तब भी उसे वो सम्मान नहीं मिला, ऐसा क्यों हुआ, प्रेमचंद जी ने ऐसा क्यों किया। बहुत सारे प्रश्न हैं। लेकिन जो गोदान उपन्यास है ना, गोदान एक ऐसा उपन्यास है जो प्रेमचंद जी का पूर्ण यथार्थवादी उपन्यास है, जहां किसान के जीवन को उन्होंने निकाल कर रख दिया है, खोल कर रख दिया है, उसके जीवन की जड़ों को उन्होंने पहचानने का प्रयास किया है, जड़ों को हमारे सामने रखने का प्रयास किया है। मैं शैलेंद्र जी आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस उपन्यास में बहुत सारे प्रसंग आते हैं, बहुत सारी समस्याओं को भी उठाया गया है, जिनमें एक बहुत बड़ी समस्या है जातिवाद की समस्या। जो उच्च जाति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं पंडित दाता दीन, इस उपन्यास के पंडित हैं, उनका बेटा है पंडित माता दीन जो एक चमार की लड़की से प्यार कर बैठता है। वो दृश्य कभी कभी मुझे, ये उपन्यास मैंने जो पूरा उपन्यास है ना बहुत पहले पढ़ा था, जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था, तो लेकिन वो जो दृश्य है ना वो आज भी मेरे सामने साकार हो जाता है, जब चमार पंडित माता दीन को ये कहते हैं कि ठीक है, तुझे अगर हमारी बेटी चाहिए तो हमारी जात में शामिल हो, और वो उसके मुंह में हड्डी डाल देते हैं। तो इस पूरे दृश्य के माध्यम से, इस पूरे प्रकरण के माध्यम से, बल्कि दृश्य नहीं मुझे कहना चाहिए, पूरे प्रकरण के माध्यम से प्रेमचंद जी का क्या संदेश है और आज के संदर्भ में ये कितना व्यवहारिक है, वैचारिक है। पुनीत जी, कोई भी लेखक अपने काल को संबोधित होता है, और वो अपने काल को संबोधित होकर जब आगे की बात करता है तो रचना कालजयी होती है। कमलेश्वर कहते थे कि रचना जब अपनी समय की होकर के आगे की बात करती है तो वो रचना बड़ी रचना है। बिल्कुल। ये जो बात आप कह रहे हैं कि दाता दीन वाली, और जो ऐसी आज के ऐसी समाज की जो एक लड़की से उसके लड़के की शादी होती है, सिलिया से जो शादी होती है, ये अंतरजातीय विवाह और ऊंच नीच का विभेदीकरण, ऊंच नीच का जो अंतर है, प्रेमचंद जी ने बहुत खुल करके दिखाया है। उधर हड्डी डलवाई है और इधर
ये कहा है ब्राह्मणों ने कि भाई गाय का गोबर खा करके ये जो है शुद्ध हुआ, तो गाय का गोबर उसको खिलाने तक की बात आती है। तो हमारे समाज में जाति को कैसे भी नहीं नकारा जा सकता है। और ये तो हमें पता ही है कि ये उपन्यास 1935 में प्रकाशित था। 35 का वो समय था जब 32 में गांधी जी ने हरिजन समाज की स्थापना करी थी और पूना एक्ट हुआ था। उस समय पर गांधी जी का आमरण अनशन हुआ था और अंबेडकर जी को हिंदुओं के लिए अलग राज्य और दलितों के लिए अलग राज्य, यानी कि अलग अलग कंट्रीज, दोनों के लिए अलग अलग कंट्री हो, इसके विभाजन से अपने आप को पीछे हटा लिया था। तो कहने का मतलब यह है कि समाज में जाति तो बहुत भीतर तक बैठी हुई चीज है और जाति को दिखाने के लिए प्रेमचंद जी ने बहुत प्रकार से प्रयास किए हैं। परंतु प्रेमचंद जी के साथ एक बड़ी विचित्र परिस्थिति थी। उनके साथ एक विडंबना ही थी जो बहुत सारे आज के तथा कथित ये मानते हैं कि हम दलित साहित्य के पुरोधा हैं, हम अगवा लेखक हैं। वो लेखक आज कहते हैं कि सामंतों का मुंशी था प्रेमचंद, परंतु उन्हें ये नहीं पता कि सदगति जैसी कहानी के लेखक थे। मैं वहीं आने वाला, मैं सदगति पर ही आने वाला था। बिल्कुल, सवासेर गेहूं के लेखक प्रेमचंद थे और यहाँ पर भी सिलिया और झुनिया के कैरेक्टर को बुनने वाले प्रेमचंद थे। बिल्कुल। तो देखो प्रेमचंद जी ने जहां भी उन्हें मौका मिला, चाहे वो रंगभूमि में, चाहे वो कर्म भूमि में, चाहे वो खाल बेचने की बात हो, चाहे रंगभूमि के एक बिल्कुल साधारण व्यक्ति की बात हो, चाहे दूध बेचने वाले बजरंग की बात हो, किसी की भी, हर वर्ग को कवर करने की कोशिश की, हर वर्ग को। और समाज की नकारात्मकता, नाकारा जो पन है, नकारात्मकता जो नेगेटिविटी है, उसके खिलाफ अपनी कलम को खड़ा रखा है, अपने सृजन को खड़ा रखा है। तो इसी कड़ी में जब ये जातिवाद का विरोध वाली बात है, वो भी इसी कड़ी का एक इसी उसका परत का एक भाग है कि उन्होंने जो है सिलिया को दिखाया, झुनिया को दिखाया। सिलिया का बेटा जब हो जाता है, सिलिया का बेटा जब हो जाता है तो उसके जो पिता हैं वो उसे छू नहीं पाते हैं, परंतु चुपचाप अकेले में छूते हैं। अंदर की भावना को प्रेमचंद जी दिखाते थे। ये कहते थे कि उपन्यास सही में है क्या, भीतर को बाहर ला करके रखते वो उपन्यास है। लेकिन कहीं ना कहीं ये व्यवस्था की व समाज की विडंबना तो है ही कि अपना बेटा आपने एक विरोध करके आप जिससे ब्याह करते हैं, जिससे आपका बेटा होता है, आप चाह के भी अपनी जाति के डर से या कुछ भी कह लें उसे छू नहीं पाते। आपको उसे छूने के लिए इंतजार करना पड़ता है कि आप अकेले हो जाएं। ये हमारी व्यवस्था की विडंबना है। कोई देख ना ले। तो ये ना देखने का डर क्या है? हमारी समाज के नकारापन का सबसे बड़ा उदाहरण है ये ना देखने का डर। झुनिया को अपने घर में लाते समय गोबर के हृदय में पनपा डर। धनिया रख तो लेती है परंतु रखने से पहले की घबराहट, होरी के हृदय की घबराहट, वातावरण जिस तरह से गढ़ते थे ना प्रेमचंद जी, वैसे इस तरह का वातावरण बहुत बिरले ही लेखक गढ़ते थे। मैंने बहुत सारे साहित्यकार पढ़े हैं। इंडिया में जो इस तरह की गढ़ंत है वो या तो पंजाबी उपन्यासकार गुरदयाल सिंह जी के पास थी, या आज के दिन संजीव जी के पास है, या प्रेमचंद जी के पास थी। वो घड़ंत बहुत मुश्किल मिल पाती है। एक आध स्थानों पर और कलाकारों के पास, कलमकारों के पास भी रही है, जैसे भीष्म सहानी की जो चीफ की दावत कहानी जी, उसमें जो वो घड़ंत मिलती है बिल्कुल एकदम यथार्थ, और ऐसा यथार्थ जो यथास्थितिवाद ना लगे, वो यथार्थ लगे, वो उस तरह का यथार्थ लगे जो एक्टिव यथार्थ ना होकर के एक्चुअल यथार्थ, समाज को सच्चा दर्पण दिखाने वाला हो। बिल्कुल। तो और तरह का चूंकि यहाँ पर थोड़ी सी बात ये भी होनी चाहिए कि यथार्थ का चित्रण किया कैसे जाए। देखें, सच्चाई बता देना बहुत आसान होता है। किसी भी मैं यदि बातों बातों में अपने खुलेपन में कोई ऐसे शब्द प्रयोग कर जाऊं जो किसी को बुरे लगे हैं तो मैं क्षमा चाहूंगा पहले से ही। मैंने थोड़ी देर पहले जो चमार शब्द का प्रयोग किया, उपन्यास में वास्तव में चमार शब्द का ही प्रयोग हुआ है।
तो आज के समय राइटर्स में को ये छूट बिल्कुल है विनीत पुनीत जी, राइटर को ये छूट है। बिल्कुल राइटर कोई मानसिकता की नकारात्मकता से किसी जाति को संबोधित नहीं बिल्कुल करता। राइटर खुले हृदय से संबोधित करता है और उसका जो साम्यवाद है, उसका जो ने है, वो माँ के प्रकार का। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो ये एक यथार्थ है, यथार्थ को बताया कैसे जाए, कहा कैसे जाए। सच्चाई कह देना, यथार्थ को यदि नंगा करके प्रस्तुत कर दिया जाए ना, तो यकीन करना उस पर मुश्किल हो जाता है। यदि यथार्थ को भी यथार्थ बनाकर प्रस्तुत किया जाए, यदि यथार्थ को आदर्श के ढांचे में डालकर प्रस्तुत किया जाए, तो उसे समझना आसान होता है। आप थोड़ा सा मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा आपका हिमांशु जोशी की तरफ। कगार की आग, कगार की आग जिन श्रोताओं ने पढ़ी है, अब आप मैंने भी कहेंगे कगार ब्रेल की में आग। भी है, ब्रेल में भी है कगार की आग, बिल्कुल टू पार्ट्स। बिल्कुल बिल्कुल है। तो कगार की आग तो आजकल तो सारे ऑडियो पढ़ते हैं, तो ऑडियो में भी है, ईपब में भी है, और कहीं भी पढ़ सकते हैं। कगार की आग यदि आप पढ़े ना, तो उसमें आपको लगेगा कई बार, यार ये क्या ये हो सकता है जो इतना कुछ लिखा गया है? क्या पटवारी किसी औरत की बदन की नुमाइश इस तरह कर सकता है? क्या किसी पर इतना अत्याचार हो सकता है? हिमांशु जोशी खुद अपने उपन्यास की भूमिका में कहते हैं कि अभी तो मैंने पूरी सच्चाई लिखी ही नहीं, अगर लिखता तो आपको यकीन ना आता। तो यथार्थ कहना बहुत आसान है, लेकिन यथार्थ को समझाना बहुत मुश्किल होता है। किसी को सच बता देना, मुंह पे मार देना बहुत आसान होता है। साहित्यकार यथार्थ को मुंह पर नहीं मारता, वो यथार्थ को समझाता है। जी, मैं पुनीत जी इसमें एक बात जोड़ता हूँ। देखो, यथार्थ गतिशील है। बिल्कुल यथार्थ कोई जड़ वस्तु नहीं है बिल्कुल कि आज जो यथार्थ है 10 साल बाद वही यथार्थ। वही नहीं, सही बात जैसे है। आप कह रहे थे कि आपने बचपन में गोदान का पाठ किया, और आज अगर आप गोदान का पाठ करते हैं तो बहुत सारी नई नई चीजें आपके भीतर से हाँ बिल्कुल बाहर आएं। बिल्कुल डेरिडा की एक बहुत बड़ी थॉट है कि यथार्थ सेंटर में भी है और यथार्थ परिधि पे भी है। यस तो यथार्थ बड़ा मूल्यवान सा एस्पेक्ट है, बड़ा मूल्यवान सा पहलू है, और इसको समझा देना, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। बिल्कुल मेरे गुरु संजीव, जो कथाकार संजीव है, वो मुझे कई बार इस तरह की बातें करते हैं मेरे साथ कि शैलेंद्र, यथार्थ को कहानी में, उपन्यास में कहना पर काया परिवेश के बिना, बिल्कुल सही बात है। दूसरे की काया में खुद को पिरो लेना और फिर बात कह देना, ये है सच्चा यथार्थ। जी, आप तो उष की रात की मुन्नी को देखो हाँ और बिल्कुल फिर धनिया को देखो। बिल्कुल धनिया और मुन्नी कितने समकक्ष बैठते हैं, कितने बराबर बैठते हैं। मैं प्रेमचंद जी पर ही रहूंगा, घुमाएंगे नहीं। और एक तरफ गोविंदी को देखो और एक तरफ मालती को देखो। गोविंदी किस तरह की महिला है, उस हाँ। कैरेक्टर में लेखक कैसे बसते हैं, कैसी संतुष्ट महिला है, जो घोर पूंजीवादी खन्ना साहब को दर्पण दिखाती है। उसके मील में आग लगती है, आग लगने पर भी गोविंदी का जवाब होता है कि ठीक हुआ, अब आप ठीक से रह पाएंगे, अपने बच्चे ठीक से पढ़ पाएंगे, ये आदमी की जिंदगी जी पाएंगे, आपके भीतर आपाधापी नहीं रहेगी। उधर मालती को देखो, मालती के विषय में कहा गया है कि मालती भीतर से मधुमक्खी और बाहर से तितली। तो इस तरह के कैरेक्टर्स को बिना परकाया परिवेश के तो गढ़ा ही नहीं जा सकता। तो जितना अभ्यास होता है, पिछले दिनों मेरी जो है जायसवाल साहब से बात हो रही थी, उन्होंने नंद किशोर जायसवाल साहब से बात हो रही थी। उन्होंने एक बात कही कि शैलेंद्र, नैसर्गिक प्रतिभा तो 10% ही होती है, उस प्रतिभा को सही ढंग से बढ़ा देना, कथाक्रम, कथानक, कथा वस्तु, कहानी, कैरेक्टर, क्लाइमैक्स, उठान, विस्तार आदि में अपने आप को बसा लेना अभ्यास पर डिपेंड है और अनुभव पर डिपेंड है। जितना सच्चा अनुभव होगा, जितना सच्चा अभ्यास होगा, उतना ही वो अच्छे से अपनी बात को कह पाएंगे, उतना ही अच्छा यथार्थ दिखा पाएंगे। आप आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद की बात कर रहे हैं, मैं इसमें 3 चीजें जोड़ता हूँ। देखो, एक तो समाजवादी यथार्थ है। समाजवादी यथार्थ मुझे लगता है आज के दिन जिंदा है। हम समाजवादी व्याख्या करते
हैं, समाज के भले की बात करने की कोशिश करते हैं। और समाजवाद भी माँ के प्रकार का समाजवाद, यद्यपि पांचों उंगलियां एक साथ नहीं है, अंतर है अंगुलियों में तो, परंतु माँ की इच्छा है कि उसके 5 बेटे हैं तो पांचों बराबर बराबर, सही बात। पांचों पैरों पे खड़े हो जाएं, बराबर की स्थिति में आ जाएं, कोई किसी को नीचा ना दिखाए, एक दूसरे से हाथ मिलाकर आगे बढ़े। परंतु ये यथार्थ थोड़ी है, ये एक आदर्श है, परंतु ये समाजवादी आदर्श है। ये इस तरह का जो यथार्थ है वो पाठकों को भी सुंदर लगता है, परंतु उसको भी खुल करके नहीं कह सकते पुनीत जी। राइटर्स की ये मजबूरी है कहानी में कि यथार्थ को विवरण की तरह नहीं बयां कर सकते, विवरण और कहानी में अंतर है। मैं वही कह रहा हूँ ना, विवरण करना तो बहुत आसान होता है, बहुत आसान है, वो तो समाचार हो गए, और समाचार की कोई आयु थोड़ी ही है, परंतु साहित्य की तो बहुत बहुत हजार वर्ष आयु है। कलाकार की जो आयु है उससे कई कई हजार वर्ष बड़ी आयु है साहित्य की। तो अब आज कालिदास को चाहे लोग इतना ना याद करें, परंतु मेघदूतम और अभिज्ञान शाकुंतलम को याद करते हैं। तो वाल्मीकि जी को क्या पता लोग याद ना करें, परंतु रामायण को याद, रामायण को तो करते ही हैं। साहित्य अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, अनुभवों का जिंदा दस्तावेज है। बिल्कुल। तो ये इस विषय पर तो हम जितनी बात करते रहेंगे वो उतना ही लंबा चलता चला जाएगा। मुझे लगता है हम गोदान की तरफ वापस पलट आए, क्योंकि हमारा जो हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, परंतु नए जो लेखक है, एक छोटी सी बात रह गई मेरी इसमें जी। नए जो लेखक साथी हैं वो इसी चीज को सोचे कि हम सच्चा अनुभव क्या लिख सकते हैं। अमृतलाल नागर जी एक बार जो है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी के पास गए और उनसे पूछा कि दादा मैं अच्छा लेखन कैसे कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा, नागर साहब यदि हो सके तो पास का लिखना, पास का लिखोगे तो अनुभव युक्त लिखोगे, सांचा लिखोगे। तो खैर बात को क्लोज करते हैं, ओपन एंडेड बात है, परंतु जो लेखक होने के प्रोसेस को चाहते हैं, लेखक बनना चाहते हैं, उनके लिए बहुत काम। बिल्कुल, इस विषय पर भी हम एक विस्तृत चर्चा कर लेंगे आपके साथ। मैं आपसे एक जानना चाहता हूँ, गोदान की जब हम बात करते हैं तो हम किसान पर चर्चा किए बिना नहीं रह पाते। आज भी हम देखते हैं हर जगह किसान 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 हो रही है, हर जगह कहीं किसान कर्ज का शिकार है, कहीं किसान आत्महत्या कर रहा है, तो और कहीं जो सरमाएदार हैं वो किसान को कहीं ना कहीं इस्तेमाल भी कर रहे हैं। हर जगह किसान किसान है। तो उस वक्त जो प्रेमचंद ने किसान का चित्रण किया, क्या आज का किसान उससे अलग है? ऐसा है पुनीत जी, किसान भी अलग नहीं है, समय भी अलग नहीं है, परंतु समय अलग है और किसान अलग नहीं है, दोनों ही बातें हैं। अगर हम बात सोचें शोषक और शोषित की, तब शोषक थे जमींदार, शोषक थे साहूकार, शोषक थी वो व्यवस्था जो सरकार शोषण का बढ़ावा देती थी, जैसे लगान मान लो, पटवारी और दूसरे जो नंबरदार वगैरह वगैरह, जो ढांचा था वो शोषण था। आज उसका रूप बदल गया है। आज भी जब हम आत्महत्या की चिता पर किसान को जलते देखते हैं, जब किसान को जो है अनेक अनेक प्रकार से अपने माल को सड़ता देख करके रोते देखते हैं। अब आप किसान जीवन के उपन्यासों की मैं छोटी यात्रा करता हूँ। गोदान के बाद एक पंजाबी भाषा का बहुत सुंदर उपन्यास लिखा गया, मंडी दा दीवा। मंडी दा दीवा जो उपन्यास है वो किसान जीवन में शोषक और शोषित के बीच की ऐसी प्रेम कहानी है। ये प्रेम कहानी साथ साथ चलती है और किसान कहानी साथ साथ चलती है, जो अपने समय की ऐसी व्याख्या करती है जो सचमुच भावमयी है। उसके बाद गुरदयाल सिंह जी का ही एक उपन्यास आया, परसा उपन्यास में भी किसान को अलग अलग रूप से व्याख्यायित किया गया। हिंदी उपन्यासों में अगर हम देखते हैं तो संजीव जी का एक बहुत अच्छा उपन्यास है, विद्रोह के किसानों पर है, फांस उपन्यास में लोन से पीड़ित किसान है, सरकार की योजनाओं से पीड़ित किसान है, अनेक प्रकार की कंपनियों जो हाइब्रिड बीज बनाती है, अनेक प्रकार के उर्वरक इस तरह के देती है जिनकी बिना खेती एक बार डाल दिए तो खेती नहीं होगी, उस तरह की चीजों को साथ लेकर के चलने वाला अनोखा उपन्यास है।
तो किसान की व्याख्या को, इस बैटन को लेकर के संजीव इस ढंग से आए। आगे मधु काकरिया जी का ढलती सांझ का सूरज जी। उस उपन्यास में आदिवासियों की भी पीड़ा है, उस उपन्यास में हाइब्रिड खेती की बात है, ऑर्गेनिक खेती की बात है। और अभी पिछले साल ही प्रकाशित हुआ शिव मूर्ति जी का एक उपन्यास है अगम बहे दरियाव। अगम बहे दरियाव 650 पेज का उपन्यास है, राजकमल से प्रकाशित हुआ है। इस उपन्यास में किसान के लोन की समस्या है। किसान लोन लेता है, एक सूरदास यानी कि सूरदास नाम से संबोधित किया है दृष्टिबाधित। दृष्टिबाधित को पंचर बनाने का लोन दे दिया जा रहा है। टारगेट पूरा करने की जो बैंकर की मजबूरी है उसको लेखक ने उकेरा है। लेखक ने उकेरने की कोशिश करी है लोन के कारण पिसते किसान को। लेखक ने कोशिश करी है आत्महत्या पर मजबूर हुए किसान को। लेखक ने कोशिश करी है जैसे नेताओं की जो फेस चेंजिंग है, नेताओं का जो फेस चेंजिंग है उसको बयान करने की। पूंजीवादी व्यवस्था जिस तरह से किसान को कुचल रही है, कभी एमएसपी के नाम पर कुचल रही है, कभी कुछ पैसे दे करके कुचल रही है, कभी जो है अलग अलग तरह की योजनाएं बना करके कुचल रही है, उनको लेखक ने बयां किया है। लेखक ने बताने की कोशिश करी है कि अगर खर्र से एक बार भी हम ये दिखावटीपन की खाल खींच दें तो घोर यथार्थ सामने आएगा। ऐसा यथार्थ सामने आएगा जो आप बात कह रहे थे, सच्चाई इतनी घोर विडंबनात्मक स्थिति में प्रकट हो जाएगी जिस पर यकीन नहीं, कैसे भी यकीन नहीं हो पाएगा, ऐसी सच्चाई हो। तो किसान की समस्या उस समय भी थी, इस समय भी है। ये कोई मैराथन वाली रेस नहीं है, ये रिले रेस। लेखक अपने हिस्से की दौड़ पूरी करके बैटन दे गया दूसरे के हाथ में, दूसरा अपनी बैटन दे गया तीसरे हाथ में, और तीसरा अपनी बैटन दे जाएगा चौथे हाथ में। तो इस तरह से समस्या खड़ी है। जब तक किसानों की आंखों का पानी कोई महान जिम्मेदार व्यक्ति नहीं पहुंच देता है, तब तक समस्या यों की यों है। मतलब समस्या जो प्रेमचंद के समय की थी, प्रेमचंद ने अपने उपन्यास में इन समस्याओं को प्रस्तुत करने की जो नींव रखी थी, समस्याएं जस की तस हैं, बस उनका तरीका बदल गया है। हाँ, प्रॉब्लम्स वैसी ही है, शेप्स बदल करके आए। हाँ ठीक है। अच्छा, मैं आपसे बहुत संक्षेप में जानना चाहता हूँ, गोदान उपन्यास की जब हम बात करते हैं, हमने कथानक की भी चर्चा कर ली, हमने इस उपन्यास के उद्देश्य को भी समझने का प्रयास कर लिया बातों बातों में। हालांकि मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे नहीं किया, लेकिन बातों बातों में उद्देश्य पर भी चर्चा हो गई। तो भाव पक्ष के जो दूसरे पहलू होते हैं, उनमें एक जो एक मुख्य होता है उसके पात्र, जिनमें जितने भी पात्र हैं, आप चाहे होरी है, धनिया है, सोना है, रूपा है, जुनिया, गोबर, मेहता जी, मालती, गोविंदी, खन्ना, मिर्जा खुर्शीद, जितने भी दाता दीन मात, जितने भी हैं, तो प्रेमचंद जी ने जब पात्र चित्रण किया है अपने उपन्यास में, तो उन पात्रों के चित्रण में उनके पात्रों का अंतरिम भावना क्या रही है? पात्र लेखक के अपनी अभिव्यक्ति को प्रेषित करने के कंपोनेंट्स होते हैं। भाई, लेखक सीधी बात नहीं कहता, वो एक पात्रों की फौज खड़ी करता है। वो फौज 2 आदमियों की भी हो सकती है और 30 आदमियों की हो सकती है। इस उपन्यास में तो बहुत सारे उपन्यास में बहुत सारे पात्र हैं, बहुत सारी कहानियां इकट्ठी दौड़ जी। ये इस तरह की फौज भी हो सकती है। वो परकाया परिवेश वाली बात तो मैं पहले ही कह गया था। कैरेक्टर बिल्डिंग करते समय लेखक को ये देखना पड़ता है कि कैरेक्टर विवरण करता तो नहीं हो गया है, कैरेक्टर कहानी पर इस रूप में तो हावी नहीं हो गया है कि उसका बनावटीपन झलक गया हो। तो कैरेक्टर बिल्डिंग की कई सारी चीजें हैं। परकाया परिवेश उसमें मुख्य है, उसके साथ साथ आलंबन और उद्दीपन का ध्यान रखना, उसके साथ साथ दृश्य निर्माण में जितना संयम हो सके वो संयम बरतना, अतिरिक्त लाउडनेस से बचना लेखक की बहुत बड़ी बात है। आज के लिखते तो बहुत लोग हैं, आज के टाइम में बहुत लोग लिख रहे हैं, प्रतिलिपि पे देख लो, गद्य कोश पे देख लो, या दूसरी साइट्स पर देख लो, गद्य हिंदी समय पे देख लो, और दूसरी जगह देख लो ऑनलाइन और ऑफलाइन में हंस, वनमाली, कथादेश आदि आदि बहुत सारी पत्रिकाएं हैं। और ये तो मुख्य धारा की पत्रिकाएं हैं, सामान्य पत्रिकाएं भी बहुत सारी हैं।
लिखते तो बहुत लोग हैं, परंतु अतिरिक्त लाउडनेस से बच करके सृजना, और वो सृजना जो कालजयी होने लायक है, वो बहुत बिरले 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 लेखक लिख पा रहे हैं, और वो सचमुच आदरणीय है। जो अभी नहीं लिख पा रहे हैं, प्रोसेस में है, वो मेहनत करें, परंतु वो आत्ममुग्ध ना हो, सृजन की असलियत को पहचाने। और सृजन कोई 2 मिनट में होने वाला गेम नहीं है। जब शरीर पर बुढ़ापा आता है, तब सृजन पर जवानी आती है। इस पूरे उपन्यास का कौन सा पात्र है जो आपको सबसे अधिक आकर्षित करता है और क्यों? निश्चित रूप से इस उपन्यास में 3-4 पात्र तो ऐसे हैं जो सभी को आकर्षित करते हैं, चाहे वो होरी और धनिया ले लो, चाहे वो मेहता और मालती ले। ये 4 कैरेक्टर तो सेंटर कैरेक्टर हैं, सेंटर में खड़े हैं। फिर भी अगर आप मुझसे बात करो कि मुझे कौन आकर्षित करता है, तो ये बड़ी मतलब विस्मित करने वाली बात होगी। परंतु फिर भी अगर 4 ऑप्शंस में से मुझे कोई एक ऑप्शन क्लिक करना हो, तो मैं धनिया के साथ, धनिया मुझे बार बार आकर्षित करती है। और धनिया अपने समय की पारिस्थितिकीय क्राइसिस जो है, पारिस्थितिकीय संकट जो है, उसकी सबसे बड़ी वाहिका नजर आती है। धनिया ना हो तो ये गोदान, मुझे ऐसा लगता है। गोदान अधूरा रह जाता है। अगर धनिया नहीं है तो गोदान कहाँ से होगा? धनिया का जो कैरेक्टर है, बहुत सधा हुआ, बहुत संयमी और बहुत स्वावलंबी और बहुत सुंदर तरीके से, सुंदर तरतीब से गढ़ा कैरेक्टर है। यद्यपि होरी और मेहता का मिला हुआ कैरेक्टर उसका मुकाबला तो करता है, परंतु फिर भी नारी शक्ति का जो प्रतिनिधित्व लेखक ने धनिया के माध्यम से करवाया, वो अपने आप में अनोखा है। अच्छा, बहुत से मुद्दों पर हमने चर्चा कर ली और कार्यक्रम के अंत की तरफ हम बहुत तेजी से अग्रसर हैं। मैं एक बात जानना चाहता हूं आपसे कि घरों में अक्सर ये देखा जाता है आपसी कलह, जलन, ईर्ष्या। हम देखते हैं कि होरी जब उधार की गाय लेकर आता है भोला से, तो हीरा से, उसके छोटे भाई से बर्दाश्त नहीं होता और वो उस गाय को जहर दे देता है। ये तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जो मुख्य बात है वो ये कि जब होरी का सब कुछ छिन जाता है, उसकी ना जमीन रहती है, ना खेती रहती है, वो मजदूर बन जाता है, ना उसके पास खाने को कुछ है, तो उसके भाई की बीवी उसकी मदद को आगे आती है। तो कहीं ना कहीं प्रेमचंद जी ने जहां गांवों के नकारात्मक पहलुओं को उठाया है, उनके दिमाग में ये भी रहा है कि ऐसा ना हो कि उनका उपन्यास जो है वो सिर्फ नकारात्मक मुद्दों का उपन्यास ही बनकर रह जाए। इसलिए उन्होंने जो सकारात्मक पहलू हैं, सकारात्मक पक्ष जो हैं, उन्हें भी वो रखना नहीं भूले हैं। क्या ख्याल है? पुनीत जी, प्रेमचंद जी बहुत बेहतरीन सृजक थे। वो इन बातों से बहुत आगे देखते थे। मुझे ये लगता है कि जो प्रेमचंद जी के ये पात्र है ना, कोई निर्जीव वस्तुएं नहीं है। प्रेमचंद जी बताना चाहते हैं कि भाई एक ही घर में 2 वृत्तियां रह सकती हैं। पति पत्नी अलग अलग वृत्ति के हो सकते हैं। किसी समय पर उनकी वृत्तियां समान भी हो सकती है और किसी समय पर अलग भी हो सकती है। तो जो होरी के छोटे भाई की पत्नी है, उसका सॉफ्ट कॉर्नर हो जाना, उसका नर्म हो जाना, नारी की भीतर की जो कोमल भावना है, उसको तो अभिव्यक्त करता ही है। इसके साथ साथ हमारे जो संयुक्त परिवार है ना, उनके जटिल जाल की अभिव्यक्ति भी है। मैं जटिल जाल इसलिए कह रहा हूं, जब उसका पति जहर पिला रहा हो और पत्नी सिंपैथी रखती हो, पत्नी के भीतर एक आदर हो, एक सम्मान हो, तो ये जटिलता नहीं तो क्या है? ये जटिलता ईर्ष्या नहीं, ये जटिलता इस तरह की भावना है जो दोनों धाराओं को, ठंडी और गर्म, जलनशील और सृजनशील, दोनों धाराओं को साथ लेकर के चलने वाला है। ये एक वो आलोचक ने एक बात कही थी कि कोई रचना पर जब प्रकाश डालता है, उसकी आलोचना रचना के एक कोण पर ही प्रकाश डाल पाती है, एक कोण की ही बात कह पाती है, परंतु रचना तो बहुत बड़ा एक पहाड़ है, उसके बहुत सारे कोने अधूरे हैं, बिना छुए रखे हुए हैं। तो हमने बात करने की कोशिश करी है। इसी बात को ले लो,
इस बात की छोटी सी बिंदी पर हम अंगुली रखने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु भीतरी परत बहुत गहरी है। लेखक गांव को दिखा रहे हैं, लेखक समय सापेक्ष है, लेखक ये भी बता रहे हैं कि एक ही घर की दो प्रवृत्तियां हैं और दोनों अलग अलग तरह के बर्ताव को बरत रही हैं। अच्छा, जो छोटे भाई की पत्नी थी, उसका होरी के साथ अलग बर्ताव है और गोबर के साथ अलग बर्ताव। बिल्कुल, ये भी एक समझ की बात है। तो व्यक्ति कोई मशीन नहीं है जी, और ये लेखक जब जान जाता है और विदाउट लाउडनेस इस बात को समाज के सामने रख पाता है, तो वो अपने समय का नहीं, हजार हजार साल का लेखक है, हजारों हजार साल। तो वो कालजयी लेखक वो तभी बनता है। जी जी, बिल्कुल 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 ठीक कहा एक आपने। छोटी बात है, आप कार्यक्रम को जी, समाप्त जी, करें उससे जी, पहले मैं कहना चाहता हूँ, ये उपन्यास उस समय का उपन्यास है पुनीत जी, जब छायावादी काल था। 1918 से 1936 तक के काल को जी। छायावादी काल मुख्य रूप से माना जाता और है। 36 का ही ये इसी काल उपन्यास में है। 35 में ये उपन्यास सिरजा गया, 36 में प्रेमचंद जी की मृत्यु हुई। जी, ये उपन्यास उस समय सिरजा गया जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, जब महादेवी वर्मा थी, जब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे, जयशंकर प्रसाद थे, सुमित्रा नंदन पंत थे, जब चित्रलेखा के महान लेखक भगवती चरण वर्मा थे। ऐसे ऐसे बड़े लेखक जब थे, जब चित्रलेखा का गठन हुआ, बना, चित्रलेखा लिखा गया, जब साकेत लिखा गया, जब कामायनी लिखी गई, उस समय का ये उपन्यास है। तो वो एक टाइम था जब हिंदी साहित्य अपनी बहुत ऊंची उड़ान पर था। तभी तो इस काल को आलोचकों ने स्वर्ण युग कह दिया। ये आधुनिक काल का स्वर्ण युग था। तो इस काल की इन रचनाओं का नाम लेना मेरा कोई विद्वत्ता झाड़ना उद्देश्य नहीं है पुनीत जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन रचनाओं पर भी पाठक अपनी नजर डालें, साकेत को पढ़े, कामायनी को पढ़े, चित्रलेखा को पढ़े, रंगभूमि को पढ़े, ये बहुत ऊंची रचनाएं हैं। नीरजा को पढ़े, पुरस्कृत यमा को पढ़े, कुकरमुता को पढ़े 1942 में लिखी, और त्याग पत्र को पढ़े। जैनेन्द्र उसी समय के लेखक थे जो हंस को आगे ले गए बाद में। बिल्कुल। इन रचनाओं को पढ़े, तभी अपना ये शो करना सार्थक है जब किसी एक हृदय के भीतर भी हम ये ज्योति जला पाए कि वो पढ़ पाए, तो सचमुच हमारा बात करना सार्थक। और इसका प्रमाण ये है कि जब हम उपन्यास के विकास क्रम को पढ़ते हैं, तो जो आधुनिक काल जब बढ़ता है ना, तो पूर्व प्रेमचंद और प्रेमचंदोत्तर इन दो भागों में बढ़ता है। तो आप ये समझ लें, इससे आप अंदाजा लगा लें कि प्रेमचंद हिंदी उपन्यास में कितने महत्वपूर्ण हैं। शैलेंद्र जी, बड़ी तेजी से हमने भावों पर चर्चा की। यूं तो हम विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते रहेंगे, पता नहीं कितने एपिसोड्स हम एक गोदान पर बना लेंगे, हमारी चर्चा समाप्त नहीं होगी, क्योंकि कोई भी रचना एक सागर की तरह होती है जिसमें से मोती गोता लगाए बगैर नहीं निकाले जा सकते। तो आपको गोता लगाना होगा, पूरी रचना पढ़नी पड़ेगी, तभी आप मोती निकाल सकते हैं, रचना को समझ सकते हैं। हम तो केवल एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। रचना के कला पक्ष पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। भाषा, प्रेमचंद जी की जो भाषा है वो हिंदवी है, हिंदुस्तानी है, आम जन की भाषा है। उस भाषा में गवई भाषा के शब्द भी है, उर्दू के शब्द भी है। भाषा की बोधगम्यता बहुत सहज है। लेखन जो है अभिधा मूला व्यंजना का लेखक है। अब जरा ये अभिधा मूला व्यंजना थोड़ा सा संक्षेप में बता दें। अभिधा मूला व्यंजना वो होती है, बात सीधी कही जाए परंतु सच में वो सीधी नहीं होती। बात के भीतर झांकते हैं तो बात बहुत दूर तक मार करती है और टेढ़ी होती है, सीधी नहीं होती। जैसे पिछले दिनों एक बात आई थी, व्यापकता और गहराई को लेकर के बहुत बड़ा चिंतन चला, बहुत बड़ी बात चली हिंदी साहित्य में, व्यापकता और गहराई को लेकर के। जैनेन्द्र ने कहा कि प्रेमचंद में व्यापकता तो है परंतु गहराई नहीं है। नामवर सिंह ने उसका जवाब दिया था, वो भी आप लोग पढ़े, बड़े लेखकों को पढ़ेंगे तभी साहित्य की परतें खुलती चलेंगी। परंतु भाषा की अगर सीधी बात करी जाए तो अपढ़ व्यक्ति भी बड़ी ही आसानी से प्रेमचंद जी को पढ़ समझ सकता है। वो है प्रेमचंद जी। आज से लगभग 90 वर्ष पहले सिरजा उपन्यास ऐसा लगता है जैसे आज की ही भाषा में लिखा गया है।
ये है प्रेमचंद। बिल्कुल। और प्रेमचंद का जो अंतिम प्रश्न मेरा आपसे गोदान के संदर्भ में, 1935-36 का ये उपन्यास आज के संदर्भ में, मैं घुमा फिराकर वही प्रश्न पूछ रहा हूं, पहले हालांकि चर्चा हो चुकी है, लेकिन सीधा सीधा मैं उत्तर चाहता हूं। आज के संदर्भ में आप गोदान की व्यवहारिकता को कहां तक देखते हैं? देखो, दो बातें हैं, एक प्रासंगिकता, एक व्यावहारिकता। आप व्यावहारिकता पूछ रहे हैं या प्रासंगिकता? मैं दोनों ही पूछ लेता हूं, चलें आप दोनों बता दें। प्रासंगिक तो ये उपन्यास जब तक बना रहेगा जब तक शोषक है। शोषक चाहे सरकार हो, शोषक चाहे बनिया हो, शोषक चाहे कॉर्पोरेट्स हो। बनिया का मतलब साहूकार, कोई कास्ट नहीं। बनिया एक प्रवृत्ति बोल रहा हूं मैं। अगर किसी को फील हुआ हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। ये एक उस तरह की प्रवृत्ति जो शोषक की प्रवृत्ति है, साहूकार की प्रवृत्ति है, जब तक जिंदा है तब तक ये उपन्यास प्रासंगिक है। और रही व्यावहारिकता की बात, तो मनोविश्लेषणात्मक बात को जब हम विचारते हैं पुनीत जी, तो भाई भाई के बीच के खटास को देखते हैं, पिता और पुत्र के बीच की जिद्दी को देखते हैं, अंतरजातीय विवाहों को देखते हैं। जब हम घोड़ी चढ़े दलित को पिटाई खाते देखते हैं, समाज के तथाकथित स्वर्ण लोगों द्वारा उसको शोषित होते देखते हैं, तो हमें इसकी व्यापकता समझ में आती है। जब तक, सीधी सी बात है, जब तक आम आदमी पीड़ित है, जब तक आम आदमी की टीसों की अभिव्यक्ति होती रहेगी, तब तक इसकी व्यावहारिकता निश्चित रूप से है। और ये उपन्यास जो है पूर्ण रूप से व्यावहारिक है। व्यावहारिकता वही है जो आम जीवन है, वही व्यावहारिक है। आम को आम कह देना, सही ढंग से आम को देख लेना, विदाउट लाउडनेस के देख लेना ही व्यावहारिकता है। और बहुत अच्छे लेखक हैं राजस्थानी के, राम स्वरूप किसान। उनकी एक कहानी है, उसमें बात है कि सच पर झूठ की धूल चढ़ा देना ही व्यावहारिकता है। और यहाँ भी एक्चुअल यथार्थ और एक्टिव यथार्थ मिल करके जो घोलमेल बनाते हैं, जो घालमेल होता है उनका, जो घोल तैयार हो रहा है, वो निश्चित रूप से बड़ी व्यावहारिकता है। और ये उपन्यास आज ही नहीं, हजारों साल तक व्यावहारिक बना रहेगा, क्योंकि मानवीय प्रवृत्तियों का बदलना इतना आसान नहीं। बिल्कुल ठीक। हमारे विद्यालयों में, महाविद्यालयों में और विश्वविद्यालयों में अक्सर गोदान पूर्ण उपन्यास के रूप में या बहुत से गोदान के अंश पढ़ाए जाते हैं। बहुत से विषयों पर तो हम चर्चा ही नहीं कर सके। मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा तो फिर कभी गोदान पर पूर्ण चर्चा कर लेंगे। अच्छा, एक मुझे थोड़ा सा ध्यान आ गया, दो बातें। एक, जल्दी जल्दी आपकी टिप्पणी चाहता हूं। व्यवस्था पर करारी चोट है, उस वक्त की व्यवस्था भी और आज भी व्यवस्था वही है। और दूसरा, संघर्ष है परंपरा का और नवीन विचारों का। जी, परंपरा और नवीन विचारों के संघर्ष का सबसे बड़ा उदाहरण तो नवीन विचारों के रूप में गोबर ही लगा। हाँ, बिल्कुल। वो शहर से आता है, विरोध करता है। जब होरी कहता है कि जो राजा साहब है, राय साहब हैं, वो भी भाई जमींदारी से तंग हैं, तो गोबर कहता है कि वो हमें दे दो, फिर हमें क्यों नहीं दे देते? वो तो खाते हैं, मोटियाए हैं, अघाए मोटियाए लोग हैं, उन्हें क्या तंगी है? तो नवीन विचारों का अनेक प्रकार से लेखक ने वहन करने की कोशिश करी है, मालती के माध्यम से भी। और एक बार जब गांव में मेहता साहब आते हैं, जब वो गांव के लोगों को देख करके ये कहते हैं कि काश ये लोग देवता कम, पुनीत जी ध्यान चाहूंगा, काश ये लोग देवता कम आदमी ज्यादा होते। कितनी बड़ी बात कह दी लेखक ने। लेखक ने देवताओं की बात को सीधे नकार दिया, दिखावटीपन को सीधा नकार दिया, मिथकों को सीधा नकार दिया। कहा काश ये लोग देवता कम आदमी ज्यादा होते। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे चर्चा, विस्तृत चर्चा में बहुत आनंद आया और इसी प्रकार की चर्चाएं हम करते रहेंगे। और अब कार्यक्रम को समाप्त करने की मुझे यानी पुनीत को आज्ञा दीजिए। कार्यक्रम के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त अवश्य कीजिएगा और हमें बताइए कि आप इस कार्यक्रम के माध्यम से किस पुस्तक पर चर्चा चाहते हैं, विचार विमर्श चाहते हैं। आप हमें लिखें, अपनी बात हम तक पहुंचाएं,
हम आपके आभारी रहेंगे। आपके सुझावों, विचारों और फीडबैक्स की हमें प्रतीक्षा रहेगी, हमें इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।